हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। बहुत बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल मौज में रहोगे। यदि फिजिक्स पढ़ते रहोगे तो और ज्यादा मौज हो जाएगी। तो मेरे प्यारे जवानों, हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे थे। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कई सारी कंसेप्चुअल बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और अभी कुछ और बातें इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। प्यारे जवानों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आप लोग बड़े धैर्य के साथ समझते चलिए। उठा लीजिए पेन कॉपी। हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करेंगे और खुद से ट्राई करने के बाद भाई वीडियो को आगे प्ले करेंगे। ठीक है? देखो, यदि ऐसा करेंगे तभी हमारा भला होगा, नहीं तो भाई देखो कोई फायदा नहीं है। तो पेन कॉपी उठा लो। बेसिक से भाई गलत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार आपको ट्राई करना है हर एक क्वेश्चन। ठीक है? तो मेरे प्यारे जवानों, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना, बेहद आसान है। हमारे पास वायर दे रखा है ए से बी, इसको एक इधर सेल से जोड़ दिया है जिसका ईएमएफ दे रखा है पी। इधर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जो वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू दे रखी है फिलहाल किसी भी इंस्टेंट पे आर। और इस वायर ए बी को, जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसको एक दूसरी सेल से जोड़ रखा है जिसका ईएमएफ दे रखा है अपने को Q। एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है जिसका नाम है S, और इसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से जोड़ रखा है। और माना कि X पॉइंट पर अभी नल पॉइंट है, मतलब X पोजीशन पर अभी नल पॉइंट मिल रहा है। मतलब जब ये X को टच कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। मेरे प्यारे जवानों, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि भाई साहब बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। हम ए वाले पॉइंट को जीरो एंड ले रहे हैं। हम बाई कन्वेंशन क्या लेते हैं कि जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है वहां पे क्या ले लेते हैं साहब, जीरो एंड। तो ये जीरो वाला एंड है, तो ऑलरेडी मान लीजिए ये लेंथ एल जो है ये बैलेंसिंग लेंथ है। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा यदि पहले केस में, पहले पार्ट में कह रहा है आर को बढ़ा दें। ध्यान रखना, जब वो आर को बढ़ा रहा है तो मेरे भाई बाकी किसी भी फैक्टर में कोई चेंज नहीं कर रहा। ठीक है? दूसरा पार्ट ये है कि जब S को बढ़ा दें, भाई फिर वही बात है कि जब S को बढ़ा रहा है तो बाकी फैक्टर्स में चेंज नहीं कर रहा है। और तीसरा है कि जब EMF ऑफ द सेल P है, मतलब इस सेल का EMF, यदि मान लो इस सेल को हम रिप्लेस कर दें एक दूसरी सेल से और उसका EMF इस सेल Q से क्या हो जाए, कम हो जाए। जब ये पहला और दूसरा पार्ट करेंगे सॉल्व तो आपको ये ऑलरेडी मानना है कि P का EMF Q से ज्यादा ही है। क्लियर है प्यारे जवानों? लेकिन यदि P को रिप्लेस करके कोई दूसरी सेल ले आए जिसका EMF इससे क्या रहे, कम रहे, तो आपको बताना है कि क्या फर्क पड़ने वाला है बैलेंसिंग लेंथ पर। तो जवानों शुरुआत कर दो, पेन कॉपी उठा के शुरू हो जाओ, इसको सॉल्व करो और फिर आगे वीडियो को प्ले करो। क्लियर है? तो जवानों मैं सॉल्यूशन कराना शुरू करता हूं अब। हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे जवानों, मुझे एक बात बताओ। मान लो जब हम आर को इंक्रीज करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ पे फर्क पूछा है। भाई किसी समय जब इसकी बैलेंसिंग लेंथ एल है तो उस समय जो सेल बैलेंस हो रही है उसका ईएमएफ क्यू है। इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या रही होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ एल, यही तो रही होगी। अब हमने सेल को तो बदला नहीं, इसका मतलब ये चीज तो सेम है। और हमसे ये पूछा है कि साहब इस पे क्या फर्क पड़े यदि हम आर की वैल्यू को बढ़ा दें। प्यारे जवानों याद करो, पोटेंशियोमीटर के पहले वीडियो में ही मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि भाई साहब यदि इस वाले पार्ट को बदलेंगे तो ए से बी तक के पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क पड़ेगा। ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, उसमें जो रोल है वो इस सेल का है और इस सर्किट का रोल है जिसको हम मेन सर्किट भी कहते थे, कभी कभी ऑक्सिलरी सर्किट भी कहते थे, कभी कभी हम इसको प्राइमरी सर्किट भी कहते थे। तो भाई साहब ये जो हमारा मेन सर्किट है इसको ड्राइविंग सर्किट भी कहते थे। इसके अंदर यदि कोई चेंज होगा, तो यदि इसके अंदर कोई चेंज होगा तो उसके कारण ए से बी तक का पोटेंशियल ड्रॉप बदल सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम लिखेंगे तो वो क्या आएगा, आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए इंटू बी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यदि हम इस रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो ओवरऑल जो इस सर्किट में करंट है उस करंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस बढ़ गया पूरे सर्किट का तो भाई साहब करंट क्या हो जाएगा, कम। मतलब हम लिखेंगे एज आर इंक्रीजेज, जैसे ही आर बढ़ेगा
आई की वैल्यू साहब डिक्रीज हो जाएगी। और प्यारे जवानों इसका मतलब ये है कि जब आई डिक्रीज हो गया वायर का रेजिस्टेंस तो उतने का उतना ही है, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द होल वायर AB विल आल्सो डिक्रीज। और प्यारे जवानों पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो वो होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। लेंथ ऑफ वायर AB तो उतनी की उतनी है, हमने लेंथ को नहीं बदला है, लेकिन ये बदल चुका है, इसकी वैल्यू कम हो गई है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे जवानों K की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब भाई साहब बेहद आसान है, बैलेंसिंग लेंथ यदि निकालते हैं हम तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई K। अब Q तो सेम है, इस सेल को तो हमने चेंज किया ही नहीं, लेकिन K की जो वैल्यू है वो घट गई है, डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। और प्यारे जवानों क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ बढ़ी है तो आप यहां पर ये भी कह सकते हैं कि साहब जो न्यूट्रल पॉइंट है या जो नल पॉइंट है वो बी एंड की तरफ शिफ्ट होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि बैलेंसिंग लेंथ जो है, बैलेंसिंग लेंथ इट विल इंक्रीज, बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और ये कौन सी तरफ हो जाएगी साहब, टुवर्ड्स एंड बी, बी किनारे की तरफ खिसक जाएगी। जो न्यूट्रल पॉइंट है वो बी किनारे की तरफ खिसक जाएगा। तो मेरे प्यारे जवानों बेहद आसान चीज थी, लेकिन लॉजिकल है। आप यदि लॉजिक के साथ चलेंगे 1% भी गलती नहीं होगी। आपको ध्यान से समझना था कि भाई साहब इस सेल का ईएमएफ ही बैलेंस हो रहा है, तो सेल तो बदली नहीं, तो सीधी सी बात है उसका ईएमएफ क्यू तो उतने का उतना है। अब बैलेंसिंग लेंथ तो तब बदले तब के की वैल्यू बदले, इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट बदले। इसका मतलब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पे काम करना पड़ेगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट इस हमारे मेन सर्किट से ऑपरेटेड होता है। तो भाई साहब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया। हमने क्या पाया कि यदि इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट सर्किट में घट जाएगा, और करंट घटेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी घटेगा, और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ K है, इसका मतलब K भी घटेगा, और K घट जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। तो प्यारे जवानों आई होप समझ आ गया होगा। पहला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब दूसरा पॉइंट और भी शानदार है, ध्यान से देखिएगा भाई साहब। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में अपने को क्या कहा है, यदि S इंक्रीज करता है तो बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ। अरे भाई साहब एक बात बताओ, सही बताना पहले तो, हाँ आंसर क्या लिखा तुमने बता दो, बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा देख लेते हैं, क्योंकि साहब S यहां जुड़ा हुआ है। तो क्या हो गया जी, तो ये हो गया जी कि ये गैल्वेनोमीटर से पहले जुड़ रखा है। गैल्वेनोमीटर में जब नल पॉइंट आएगा उस समय इसके अंदर भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा ही नहीं तो इसकी वैल्यू कम है या ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब है कि यदि हम S को इंक्रीज करते हैं, नो चेंज इन द नल पॉइंट विल बी ऑब्जर्व्ड, बिकॉज व्हेन देयर इज नल पॉइंट या व्हेन वी विल गेट नल पॉइंट, तो उस समय क्या होगा, नो करंट फ्लोज थ्रू S, नो करंट फ्लोज थ्रू S, S से कोई करंट फ्लो नहीं करता, सो इट्स वैल्यू विल नॉट मैटर। ध्यान रखना जब नल पॉइंट आएगा उस समय ना तो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो करेगा, ना इसमें से ना इसमें से, तभी तो नल पॉइंट मिला हमें, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। सीधी सी बात है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा तो इधर से आया होगा तो इसमें से भी नहीं जा रहा। जब इसमें से जा ही नहीं रहा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नल पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। अब बात करते हैं प्यारे जवानों थर्ड पार्ट की। बाय पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, यदि इस सेल का ईएमएफ, ध्यान से सुनो, उसने कहा है यदि हम P को रिप्लेस करके कोई Q सेल ले आए और इसका जो ईएमएफ है वो इससे भी कम आ जाए। मेरे प्यारे जवानों यदि इसका ईएमएफ इससे भी कम हो गया, इसका मतलब वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कम हो गई सेल के अक्रॉस, जो भी हमने यहां सेल जोड़ रखा था इससे भी उसका ईएमएफ क्या हो गया है, वायर का ईएमएफ कम हो गया है इस वाले सेल से।
जब ऐसी घटना आती है तो क्या होता था, याद करो, वी विल नॉट गेट नल पॉइंट, हम नल पॉइंट ही नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे, हमें नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा, हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। इसकी डिटेल में मैंने फुल एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में दे रखी है, तो आप वहां से इसको पूरा स्टडी कर सकते हैं। पहले जानो, आई होप समझ आया। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं। हाँ तो जवानों, ये अगला क्वेश्चन रहा आपके लिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। दोबारा से मैं कह रहा हूं, पहले क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और फिर ही वीडियो को आगे देखेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं, ठीक है। तो जवानों देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे पास सर्किट दे रखा है। याद करो, ये वाला सर्किट क्या होता था, एक सेल लगा रखी है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। यहाँ पे मान लो ये रेजिस्टेंस छोटे वाला आर है, ये वाला रेजिस्टेंस मान लो बड़ा आर ले लेते हैं हम। ये दूसरा सेल है, यहाँ पर एक की लगा रखी है, ये गैल्वेनोमीटर है। तो याद आएगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी सेल का ये वाला सर्किट यूज करते थे, याद करो, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को फाइंड आउट करने वाला सर्किट कर रखा है ये। तो अब आपको ये बताना है भाई साहब कि भाई पहली चीज क्या दे रखी है, यदि के ओपन है, मतलब ये वाली दे रखी है कि ये यदि ओपन है तो बैलेंसिंग पॉइंट किस तरीके से बदलेगा, यदि ड्राइवर सेल से करंट जो है वो घटा दिया जाए तो। मतलब इस सेल से आने वाला जो करंट है, मान लो वो I है, तो I की वैल्यू को यदि घटा दें हम, तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ L दे रखी है फिलहाल, यदि K ओपन है उस समय कुछ बैलेंसिंग लेंथ होगी, मान लो वो L है, तो इस L लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अब की बार इस सर्किट में कोई चेंज मत करो, जो भी करंट आ रहा है वो आ रहा है, बस की को क्लोज कर दो, की को क्लोज कर दो और आर को इंक्रीज कर दो। मतलब ये वाला आर बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। ये दोनों बातें अलग अलग पूछी गई हैं। तो पहले जानो, पहले आपको ट्राई करना है, रूल बता दिया मैंने, वही एक अच्छा मेथड है जिससे आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी, बढ़ेगी। तो पहले जानो, शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सॉल्यूशन है, आप में से ज्यादातर लोगों का हो भी गया होगा। भाई देखते हैं, यदि हम पहली बात देखें कि भाई की ओपन है, तो भाई सीधी सी बात है, करंट को जाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता ये होगा। और जब बैलेंसिंग लेंथ आएगी तो उस समय इस सेल में से कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा, मतलब इसके खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस का तो कोई रोल आना ही नहीं है। तो पहले जानो, ये जो सेल है जिसका EMF E डैश दे रखा है, ये किसी समय बैलेंसिंग लेंथ L से बैलेंस हो रही होगी। उस समय पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर जो है, मान लो वो K है। अब हमें तो मालूम है कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है साहब, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर AB। अब क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डिपेंड करता है साहब I इंटू R पे, ये भी AB के बीच में करंट और ये भी AB के बीच में करंट, और डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वायर AB। भाई साहब देखो, ऐसी बात है, सीधी साधारण सी बात दिख रही है, हमने वायर का रेजिस्टेंस तो बदला नहीं है, लेकिन करंट को चेंज कर दिया, क्योंकि मेन ड्राइवर सेल से जो आने वाला करंट है, जब वो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो घट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये I घटेगा, तो सीधी सी बात है K की वैल्यू भी घटेगी। और भाई साहब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो गया, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो क्या होती है भाई साहब, E डैश डिवाइडेड बाई K। मतलब ये है कि यदि K की वैल्यू घट गई है, ये वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। प्यारे जानो, बाई कन्वेंशन हमने इधर ले रखा है, जिधर पॉजिटिव एंड है वो जीरो वाला किनारा है, तो इधर जाएंगे तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़े। तो हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि द नल पॉइंट और द न्यूट्रल पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड B ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर AB। पोटेंशियोमीटर वायर AB के B वाले किनारे की तरफ नल पॉइंट शिफ्ट होगा। बेहद आसान चीज है। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखना, ये मत सोच लेना एक ही वायर लगा रखा है, और एक वायर भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, अपने को क्या, ठीक है ना, बस वो वायर लेना है। क्लियर होगी ये बात। तो मेरे प्यारे जानो, पहला पार्ट बड़ा ही आसान सा था, हो गया होगा। दूसरा उससे भी आसान है भाई। जरा सोचो, अब की बार इस वाले सर्किट में तो जितना भी करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है, बस हमने इस की को क्लोज कर दिया। पहली बात, जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे तो भाई साहब बड़ी इंटरेस्टिंग घटना यहां पर टेक प्लेस करेगी, और घटना ये होगी कि अब की बार किसी ने यदि ऐसा लिख दिया E डैश इक्वल टू K इंटू L, तो वो बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि अब की बार साहब ये वाला रास्ता जैसे जुड़ा तो इस सेल में करंट फ्लो करने के लिए एक रास्ता एग्जिस्ट कर रहा है,
और जब किसी रियल सेल में करंट फ्लो करता है तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ ड्रॉप हो जाएगी, और ये तो आपको मालूम ही है। इसका मतलब प्यारे जवानों यहां पर हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू के इंटू लेंथ एल। मान लो लेंथ एल है, अब ये मत कह देना जो पिछले में लेंथ एल मानी थी यार, आपका मन है या कुछ और मानना चाहो मान लो, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है तो आप यहां मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब भाई साहब इसने पूछा है कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ, बैलेंसिंग लेंथ में क्या फर्क पड़े यदि इस पे इसको चेंज करें तो। अब एक बात तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पे फर्क तब पड़ता है जब प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज करें, ड्राइवर सर्किट में कोई चेंज करें। इसमें कोई चेंज करेंगे उससे के पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब साहब के तो कांस्टेंट है। इसका मतलब यदि सेल के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यदि वो कम या ज्यादा होगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम या ज्यादा हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे जवानों, ध्यान पूर्वक सुनना, जब आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो मुझे बताओ V को हम लिखते क्या है, V होता है E माइनस आई इंटू छोटे वाला r। यदि छोटा r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान ले तो, छोटा r यहां मान रखा है तो यहां r डैश मान लो, ठीक है। तो E डैश जो इसका EMF था वो माइनस आई इंटू r डैश। क्लियर है, ये है V। क्या है ये V? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसका? इस वाले सेल के किनारों के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या वैल्यू है ये लिख दीजिए हमने। अब मुझे बताओ I जो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो यहां लोकल करंट जो I है, चलो इसको भी I डैश लिख लो, तो यहां पर ये I डैश है। तो जो I डैश है ये कितना होगा, E डैश डिवाइडेड बाई जो यहां रेजिस्टेंस लगा रखा है R प्लस R डैश। सीधी सी बात है, इस सेल का अपना लोकल लूप बन गया है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, इसने क्या किया है, R को इंक्रीज किया है। तो भाई साहब R को जैसे ही इंक्रीज किया नेट रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब करंट तो कम हो जाएगा। और मेरे प्यारे जवानों करंट जैसे ही कम होगा तो ये पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसका मतलब खुद सोचो आप, EMF में से कोई चीज घट रही थी वो कम हो गई। पहले मान लो ये 10 वोल्ट था और ये 1 वोल्ट कम हो रहा था, अब ये 10 वोल्ट ही है लेकिन ये 1 से कम हो रहा है, मतलब मान लो आधा कम हो रहा है। तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ V जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई साहब ये वैल्यू कम हुई है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसमें से घटने वाली चीज, कोई चीज घट रही थी वो कम हो गई, तो ओवरऑल आंसर V का क्या हो गया, बढ़ गया है। और यदि V का आंसर बढ़ गया इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ गई है। और प्यारे जवानों बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी तो आप लिखेंगे न्यूट्रल पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड B। दोबारा बताता हूं कि जैसे ही हम इस सेल को कनेक्ट, इस की को कनेक्ट करेंगे, ये जो सेल है अब इसके अंदर करंट लोकली फ्लो करेगा इस लूप के थ्रू, और उस समय इस सेल के किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माना कि V है, तो जो V है वो प्रोपोर्शनल होगा बैलेंसिंग लेंथ के, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट तो इस पे निर्भर ही नहीं कर रहा, वो तो मेन सर्किट पे डिपेंड करता है। अब इसका मतलब ये है यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल है उस पे क्या अंतर पड़ेगा, ये देखने के लिए हमने उसकी वैल्यू लिखी E माइनस आई इंटू R, और हमने ये पाया कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, और क्योंकि ये वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब E में से कोई चीज घटेगी, वो छोटी हो चुकी है, तो E में से कोई चीज घटने वाली छोटी हो गई है, इसका मतलब V की वैल्यू ओवरऑल बढ़ गई है, क्योंकि नुकसान कम हो गया तो V की वैल्यू ओवरऑल बढ़ गई है, और V बढ़ने से बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो प्यारे जवानों बेहद आसान क्वेश्चन था, बेहद आसान था, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चंस में और कराता हूं, एक बार इसको साफ कर लेता हूं। हेलो जवानों, अब ये है एक क्वेश्चन और देखना भाई साहब, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देने का एक खास मकसद है, इसका एक पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, जो लास्ट पार्ट है वो, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार सारे पार्ट से करा दे जाए। क्वेश्चन बेहद आसान है। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये ड्राइवर सेल दे रखा है जिसका EMF 2 वोल्ट है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम दे रखा है। क्लियर है? अच्छा, AB पोटेंशियोमीटर का वायर दे रखा है, यहाँ पर एक सेल दे रखा है जिसका EMF दे रखा है 1.02 वोल्ट, यहाँ पर एक 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, और फिर इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ के जॉकी के थ्रू यहाँ वायर के ऊपर स्लाइड करवा रहे जॉकी को, राइट। वैसे तो इसके मोस्टली पार्ट्स जो है वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने सारे पार्ट्स लिखे हैं, ठीक है। तो आपको हर एक पार्ट को करना है। इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है कि भाई जब ये 1.02 वोल्ट की सेल थी तो उसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ आई है वो आई है 67.3 सेंटीमीटर पे।
if this cell is replaced by a cell having EMF E, यदि इस सेल को उस सेल से रिप्लेस कर दें जिसका EMF कितना हो, E हो, तो जो बैलेंसिंग लेंथ आती है वो होती है 82.3 सेंटीमीटर। प्यारे जवानों, हमें क्या क्या निकालना है? सबसे पहला इस सेल का EMF निकालना है। बड़ा ही आसान सा पार्ट है, ठीक है। मैं पहले एक बार बताऊंगा 6 के 6 ताकि आप लोग ट्राई कर पाओ, फिर मैं सोल्व करना शुरू करूंगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट है, इसमें ये बताना है कि साहब जो 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस है इसका क्या यूज है। ये जो 600 किलो ओम है, थर्ड पार्ट में बताना है कि इससे बैलेंसिंग लेंथ कैसे अफेक्ट होगी। मतलब यदि ये वाली स्विच जो है की जो के है, इसको यदि हम क्लोज कर दें तो बिफोर क्लोजिंग क्या बैलेंसिंग लेंथ जो थी बाद में भी वही रहेगी, ये मतलब है। अगला पॉइंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर अपने सामने है कि क्या बैलेंसिंग पॉइंट इस जो ड्राइवर सेल है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्या इससे अफेक्ट होगा? इससे अगला पॉइंट, वुड इट वर्क इफ द EMF, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, लेकिन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यदि इस ड्राइवर सेल का जो EMF है ये 2 वोल्ट की बजाय 1 वोल्ट कर दिया जाए तो क्या ये सिस्टम वर्क करेगा? और अगला और सबसे लास्ट पार्ट, वुड द सर्किट वर्क वेल, क्या ये सर्किट ठीक तरीके से काम करेगा यदि हमें बहुत ही स्मॉल मिलीवोल्ट्स में EMF मेजर करना हो तो। मतलब यहां पर जो सेल लगी है यदि उसका EMF मिलीवोल्ट्स में हो, मतलब बहुत छोटा हो इसके कंपैरिजन में, तो क्या ये सर्किट हमारा ढंग से काम करेगा? काम करना अलग चीज है, ढंग से काम करना अलग चीज है, ठीक है। तो प्यारे जवानों, मुझे लगता है आप भी ढंग से काम करेंगे और इस क्वेश्चन का मन से ट्राई करेंगे। तो एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं जो करा रहा हूं उसको आप देखना, ठीक है। तो मेरे प्यारे जवानों, शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले आप सबको मालूम है कि भाई साहब जब पहली सेल के लिए यहां पर चेक करेंगे बैलेंसिंग लेंथ L1 आई तो हम ये लिखते थे E1 इक्वल टू KL1, और जब दूसरी सेल के लिए करते थे तो हम लिखते थे KL2, दोनों को डिवाइड करते थे तो E1 अपॉन A2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। E1 हमें मालूम है 1.02, E2 हमें निकालना है जिसका EMF E दे रखा है उसने। शुरू में जो बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 67.3, और जो बाद में दे रखी है हमें भाई दिस इज 82.3। तो मेरे प्यारे जवानों, यहां से EMF E की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.02 मल्टीप्लाइड बाई 82.3 डिवाइडेड बाई 67.3। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट बेहद आसान था, हो चुका है। अब हम बात करते हैं भाई साहब सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है भाई। हमसे ये पूछा गया है कि 600 किलो ओम का यूज क्या है, क्या पर्पज है। यहां पर ये 600 किलो ओम रेजिस्टेंस लगाया है, इसको यूज करने का। जवानों याद करो, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि गैल्वेनोमीटर से पहले एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं ताकि हम गैल्वेनोमीटर को बचा सकें। याद रखो, गैल्वेनोमीटर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यदि फ्लो कर जाए इसमें से तो ये बर्न हो जाएगा, ये जल जाएगा। अब इसको लार्ज करंट से बचाने के लिए हम लोग इसमें 600 किलो ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसको जोड़ रहे हैं, मतलब एक हाई रेजिस्टेंस से जोड़ रहे हैं। आप लिखोगे क्या? आप ये लिखोगे व्हेन द जो कि इज नॉट एट द नल पॉइंट, या नल पॉइंट के आसपास नहीं है। देखो नल पॉइंट पर तो करंट जीरो ही होगा, उस समय जिसका कोई यूज नहीं है, लेकिन नल पॉइंट के बिल्कुल पास में है तो भी सीधी सी बात है कम ही करंट जाएगा, तब भी कोई खास यूज नहीं है। लेकिन यदि नल पॉइंट से दूर हो जाए, जो कि जो है वो नल पॉइंट से दूर यदि है, उस समय इट इज वी कैन से दैट there is a probability that there will be large current through the galvanometer। गैल्वेनोमीटर से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट के फ्लो होने की संभावना है, तो उस समय इट कैन गेट डैमेज, ये खराब हो सकता है। तो to protect it from the large current we always connect a series high resistance। इसके अक्रॉस एक हाई सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, इसको किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? ताकि ये ओवरहीट होके बर्न ना हो जाए। क्लियर होगी बात? तो इसका यूज समझ में आया। 600 किलो ओम के रेजिस्टेंस का क्या यूज है?
भाई साहब 600 किलो ओम के रेजिस्टेंस का यूज ये है कि यदि इसके अंदर से करंट मतलब यदि ये नहीं लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करेगा वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में कर जाएगा, तो ये खराब हो सकता है। अगला पार्ट देखते हैं जवानों कि 600 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है बैलेंसिंग पॉइंट को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। वो इसी क्वेश्चन को ऐसा भी कह सकता है कि ये वाली जो स्विच है इसको ओपन रखें तो बैलेंसिंग लेंथ निकालें, फिर इसको क्लोज कर दें तो आपको लगेगा यार ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, अब तो सीधा ही चला जाएगा। आपको जो लग रहा है वो गलत तो नहीं है, लेकिन उसका यूज भी नहीं है। प्यारे जवानों, जब नल पॉइंट आता है तो इसमें से तो वैसे भी करंट नहीं जाने वाला, तो कोई फायदा नहीं है चाहे स्विच को ऑन करें चाहे ऑफ करें, चाहे इसकी 600 ओम वैल्यू लिखें चाहे 200 ओम लिखें, चाहे इसको इवन ना भी लगाएं, बैलेंसिंग पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, आप रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज एट द नल पॉइंट नो करंट विल फ्लो थ्रू इट, इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, सो इट विल बी ऑफ नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है। फिर आपके मन में सवाल आएगा, जब अभी तो कहा था कि करंट को बचाता है, करंट हाई करंट से गैल्वेनोमीटर को बचाता, अब कह रहे इसका कोई यूज नहीं है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि नल पॉइंट पर इसका यूज नहीं है, नल पॉइंट पर इसमें से करंट जा नहीं रहा तो उस समय ये अफेक्ट नहीं करेगा। डेफिनेटली जब नल पॉइंट नहीं आया है तब तक ये गैल्वेनोमीटर को बचाएगा। तो प्यारे जवानों, आई होप ये बात भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं बताता हूं इस वाले पॉइंट को, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई। इसने क्या कहा है कि इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का बैलेंसिंग लेंथ पे या नल पॉइंट की पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो किस तरीके से पड़ेगा ये आपको बताना है। मेरे प्यारे जवानों, एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, इस सेल का जो यूज है वो किस में है। यदि आपने पीछे वाली वीडियोस को तसल्ली से देखा है तो अब तक ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो वायर AB है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में इसका यूज है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा करने में इसका यूज है। मान लो इसमें से करंट जा रहा है I, किसी समय पे करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी, क्योंकि इसमें और कोई रेजिस्टेंस तो जुड़ा हुआ नहीं है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इस समय जो वोल्टेज ड्रॉप आएगी AB के अक्रॉस वो आ जाएगी इसका EMF माइनस I इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और मेरे प्यारे जवानों, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के बढ़ने के कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के बढ़ने के कारण सीधी सी बात है कि साहब R की वैल्यू बढ़ गई है। अच्छा, R की वैल्यू बढ़ी है, करंट क्या होता है, I की वैल्यू क्या होती है, EMF डिवाइडेड बाई R, AB वायर का रेजिस्टेंस प्लस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। जब हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे सीधी सी बात है करंट भी चेंज होगा, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये कम होगा। मतलब ये है जवानों कि इसकी जो वैल्यू है, इस करंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, मतलब एक वैल्यू बढ़ रही है एक कम हो रही है। अब आपके मन में आएगा कंफ्यूजन कि साहब यहां से कैसे निकालें कि एग्जैक्टली क्या इफेक्ट हुआ। हो सकता है आपका एक बार मन ये कहे कि R को बढ़ाने से करंट कम हो गया तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB सेम रह जाए। भाई साहब हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होएगा नहीं। यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि जो वोल्टेज अक्रॉस AB है इसको आप वायर के अंदर यदि आप लगाओगे इक्वेशन तो आप ऐसे भी लिख सकते हो I इंटू R। अब क्योंकि रेजिस्टेंस तो वायर का बदल नहीं रहा है और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है, इसके कारण रेजिस्टेंस के बढ़ने के कारण करंट तो साहब कम हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB जो है वो भी कम हो जाएगा। और मेरे प्यारे जवानों, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB के कम होने के कारण क्या होना है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ अक्रॉस द वायर। यदि वायर के लिए लगाएं तो पूरे लेंथ के लिए लगाएं तो पूरी लेंथ लिख देंगे।
अब भाई साहब लेंथ तो बदली नहीं, लेकिन ये तो कम हो गया, इसका मतलब ये के की वैल्यू भी क्या हो गई है, कम। और जो बैलेंसिंग लेंथ है प्यारे जवानों, किसी भी सेल के लिए मान लो ईएमएफ सेल का ई है तो बैलेंसिंग लेंथ जो आएगी वो डेफिनेट सी बात है के के ऊपर डिपेंड करेगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगी। तो एल जो बैलेंसिंग लेंथ है वो आ रहा है ई बाई के। इसका मतलब क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ के पे डिपेंड कर रही है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखेंगे कि डेफिनेटली इट विल अफेक्ट। हाउ इट विल अफेक्ट वो भी मैं साथ साथ कराते चला हूं कि यदि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया, करंट कम होने के कारण वी भी कम हो गया तो के भी कम हो गया, और के की वैल्यू कम होने के कारण बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब मेरे प्यारे जवानों जो नल पॉइंट है वो इधर शिफ्ट होगा यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो, और यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा, घट गया, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, सॉरी करंट ये घटने के कारण करंट ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस घट गया तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट रेसिप्रोकल जैसा है। मतलब भाई साहब आर की वैल्यू रेजिस्टेंस कम होने के कारण करंट ज्यादा हो जाएगा, और करंट के ज्यादा होने के कारण इस सेल के अक्रॉस वीएबी की जो वैल्यू है, भाई जो वायर के अक्रॉस भी वही वैल्यू है वीएबी, तो जब ये ज्यादा हो गया तो ये भी ज्यादा हो गई, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी ज्यादा हो गया, तो उस समय बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपको ये बात तसल्ली से समझ लेनी थी कि भाई साहब इसका फर्क पड़ेगा, अलग चीज नहीं है। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। अब मैं कराता हूं पांचवा। Would it work if the EMF of the driver cell is 1 volt instead of 2 volt? भाई इसका EMF दे रखा है 2 वोल्ट, कह रहा है ये पूरा सेटअप काम करेगा क्या यदि इस 2 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट कर दे तो? भाई साहब बहुत बार कर चुके हैं, जैसे इसको 2 वोल्ट करेंगे इसका ईएमएफ इससे 2 वोल्ट से 1 वोल्ट करेंगे तो इसका ईएमएफ ज्यादा हो गया और इसका क्या हो गया, कम। तो भाई साहब नाउ वी विल नॉट गेट नल पॉइंट, अब हमें नल पॉइंट ही नहीं मिलेगा, और क्योंकि हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ, जब नल पॉइंट ही हमें नहीं मिला तो साहब सीधी और साधारण सी बात है, वर्किंग कैसे हुई, वर्किंग तो हो ही नहीं पाई। तो नो इट विल नॉट वर्क बिकॉज वी विल नॉट गेट नल पॉइंट इन दैट सिचुएशन। ये बात क्लियर हो गई? किसी कोई डाउट, कोई सस्पेंस, कोई संशय है तो बताओ। नहीं है? अब मैं एक बार साफ करके छठे वाले पार्ट पे फोकस करता हूं। प्यारे जवानों छठा पार्ट बड़ा ही मस्त है। इसने क्या कहा कि भाई साहब क्या सर्किट सही तरीके से काम करेगा यदि स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करना हो, वेरी या फ्यू मिलीवोल्ट्स हो, या ईएमएफ जो इधर वाली सेल है ये फ्यू मिलीवोल्ट्स में हो तो भाई साहब खुद ही देखो, यदि ये वाली सेल फ्यू मिलीवोल्ट में है, इसके लिए इस जो फिलहाल जो ड्राइवर सेल यूज कर रखा है इसके कोरस्पॉन्डिंग इस वायर में कुछ ना कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, तो जो ईएमएफ इधर वाला है जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी तो वो क्या आएगा, के इंटू एल। अब क्योंकि ये वोल्ट में है और ये मिली वोल्ट में है तो भाई साहब के की वैल्यू तो फ्यू वोल्ट्स है, तो ये वाली वैल्यू तो है वोल्ट में और ये है साहब मिली वोल्ट में। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब यदि एल की वैल्यू निकालना चाहोगे, बैलेंसिंग लेंथ निकालना चाहोगे तो मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई वोल्ट, मतलब ये चीज मिली वोल्ट में है, ये चीज वोल्ट में है, तो आंसर बहुत छोटा आएगा, आंसर आ जाएगा बहुत ही छोटा। मतलब आंसर विल बी या नल पॉइंट विल बी वेरी क्लोज, नल पॉइंट विल बी वेरी क्लोज टू द एंड ए, एंड ए के बहुत ही पास होने वाला है, नल पॉइंट मिलने वाला है। प्यारे जवानों क्योंकि नल पॉइंट ए के बहुत ज्यादा पास मिलेगा तो इससे क्या होगा कि जो एरर है, मैंने आपको कराया था कि एरर का इफेक्ट मिनिमाइज होता है जब से जैसे जैसे हम रीडिंग मिडल की तरफ आते हैं। तो हमने मीटर बीच में वो चीज जानी थी हालांकि, लेकिन वो चीज यहां पर भी कुछ दूसरे रूप में फॉलो होती है। तो मोटे तौर पे जो बात है वो ये है कि यहां पर यदि एक किनारे के पास लेंगे तो एरर बहुत ज्यादा आएगी, इसलिए हम कहेंगे कि इट विल नॉट वर्क वेल। इसने कहा अच्छे से काम करेगा क्या, तो भाई अच्छे से तो काम नहीं करेगा क्योंकि एरर बहुत ज्यादा आ जाएगी। जो नल पॉइंट लगभग उसी के, जो नल पॉइंट लगभग ए वाले किनारे के पास में मिलना है, बहुत नजदीक मिलना है, तो क्योंकि उसमें एरर बहुत ज्यादा आनी है इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे कि सर्किट एप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन इसको एप्रोप्रिएट कैसे कर सकते हैं, आप खुद ही समझदार हो।
आपको बैलेंसिंग लेंथ को बढ़ाना है तो के को कम कर दो। अब के को कैसे कम कर सकते हैं? अब यदि इस ड्राइवर सेल को चेंज नहीं कर सकते तो यहां एक रेजिस्टेंस लगा दो इसके सीरीज में और इस रेजिस्टेंस को कर दो लार्ज। तो जैसे इस रेजिस्टेंस को लार्ज करोगे तो सर्किट का करंट कम हो जाएगा और के की वैल्यू क्या होती है? वी ए बी डिवाइडेड बाई लेंथ ए बी। तो ये होता है साहब आई इंटू आर। तो सर्किट में करंट कम हो गया तो के की वैल्यू भी कम हो जाएगी और के की वैल्यू कम हो जाएगी तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। तो आप यहां पर इस सर्किट को सही कैसे कर सकते हो? आप क्या लिखोगे? हम दो यूज कर सकते हैं, दो बातें। या तो हम क्या करें भाई, यहां पर जो ड्राइवर सेल है इसका ईएमएफ भी बहुत छोटा ले लें। हालांकि इस जो फ्यू मिली वोल्ट्स लिया इससे तो ज्यादा लें, लेकिन अभी वोल्ट में है तो हम इसको भी मिली वोल्ट्स के ऑर्डर का ही लें। एक तो रीजन, एक तो ये बात कर सकते हैं। दूसरी बात आप क्या कर सकते हो कि मान लो हमारे पास ऑप्शन नहीं है इस सेल को बदलने का, तो आप क्या कर सकते हो, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओ और ये जो सीरीज रेजिस्टेंस आप लगाओगे ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ले लो। जब ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस हालात में पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर ए बी काफी कम हो जाएगा और बैलेंसिंग लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जो रीडिंग है वो किनारे पे आने के बजाय थोड़ा सा आगे आएगी। तो जो एरर है वो सब्सटेंशियली डिक्रीज हो जाएगी। एरर जो है वो विजिबली इफेक्ट उसका कम होगा, एरर विल डिक्रीज। और उस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि हाँ भाई ठीक काम कर रहा है हमारा सर्किट, क्योंकि एरर काफी कम हो चुकी है। तो प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी कि यदि हमें फ्यू मिलीवोल्ट्स मेजर करना है तो ये जो सर्किट है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि साहब जो नल पॉइंट मिलना है वो एंड ए के पास में मिलना है, तो इस वजह से वहां पर एरर्स बहुत ज्यादा आ जाएंगी। हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा आगे मिले, इसके लिए के की वैल्यू को कम करेंगे और इसको करने की दो बातें मैंने बताई। या तो इस ड्राइवर सेल का जो ईएमएफ है इसको आप कम कर लो, कैसे भी दूसरी बदल लो सेल, या फिर ये ऑप्शन नहीं है तो बेटर है कि आप एक रेजिस्टेंस लगाओ सेल के साथ सीरीज में और इस रेजिस्टेंस की लार्ज वैल्यू ले लो ताकि इस वायर के अक्रॉस के की वैल्यू कम हो जाए और के की वैल्यू कम हो जाएगी तो बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। तो ये कुछ चीजें थी पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, कुछ और मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा लेकिन वो अगले वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। तो जवानों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिजिक्स के क्वेश्चन करते रहो। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक गुड बाय, टेक केयर।